सड़क के बीच में तेज बारिश में वह लड़की जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, शायद कोई आघात चोट उसके दिल पर लगी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के आंसुओं ने भयंकर सागरों की धार लगा दी थी। वो भयंकर बरसात में रोते हुए चली जा रही थी। उसे सड़क पर चलती गाड़ियों का कोई एहसास नहीं था और न ही इस बात का एहसास था कि वो सड़क पर किस जगह चल रही है। कुछ देर बाद अचानक उसके सामने एक बाइक आ गई और वो हड़बड़ा उठी। बाइक से टकरा जाने के डर से वो जाकर सड़क के एक किनारे पर गिरी। हाथ पर उसके थोड़ा खरोच आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस खरोच को देखकर जरा भी शिकन नहीं आई, क्योंकि शायद उसके दिल का दर्द उसकी खरोच से ज्यादा थी। कुछ देर वो वहीं जमीन पर बैठी रही और रोती रही। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं को जरूर पोंछ रही थी, लेकिन सीने का दर्द पोंछने वाला आज उसके पास कोई नहीं था। आज ये भयंकर बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी और साथ ही साथ उसके आंसू भी उसी धुन में बेतहाशा बरसने को तैयार थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमां की बूंदों और आंसुओं की बूंदों में कोई प्रतियोगिता चल रही हो। कुछ देर बादल की गर्जनाओं के बीच उसकी भी चीखने की चाह पूरी हो रही थी और हृदय का दर्द कुछ हद तक कम, लेकिन दिल पर लगी गहरी चोट अपना छाप छोड़ ही चुकी थी, जिसका असर अभी तक कायम था। शायद उस चोट को किसी मरहम की तलाश थी। फिलहाल बेबस लाचार सी वो दोबारा अपने घर की तरफ लौटने के लिए खड़ी हुई और दिमाग में चलचित्र जैसा चलता आज का वाकया रास्ते भर दोहराती रही। कुछ ही समय में वो अपने घर के बाहर खड़ी अपने घर को निहार रही थी। उस पर लिखे नाम शिवांश, जिसे दोनों ने अपने नामों को जोड़कर बनाया था, वो भावुकता बस धुंधली आंखों से देख रही थी। लेकिन उसे आज वो घर अपना घर नहीं लग रहा था। याद आ रहा था उसे कि कैसे वो पहली बार वंश का हाथ थामे गृह प्रवेश करके इस घर में आई थी। कैसे वंश ने उसे अपनी गोद में उठाकर पूरे घर के हर कोने को दिखाया था। कैसे दोनों ने मिलकर घर के हर कोने को खूबसूरत रंगों से सजाया था। दीवार के हर कोने में उनकी मोहब्बत बयां करती खूबसूरत तस्वीरें सजी हुई थी और एक तरफ खनकती घंटियों की आवाजें, जिसे सुनकर अक्सर वंश कहता था, ये घंटियां मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास दिलाती हैं, और दौड़कर उसे बाहों में कसकर भर लेता था। बड़े से हॉल में वो सबसे खूबसूरत फोटो, जिसमें वंश और शिवांगी अक्सर इस बात पर नोक झोंक करते थे कि इस फोटो में मैं ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, और शिवांगी कहती कि वो ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सब कुछ शिवांगी के सामने एक खूबसूरत याद की तरह घूमता जा रहा था और वो उन्हीं पलों में डूबती जा रही थी। लेकिन अगले ही क्षण वो अचानक उस पल को याद करती है जब वंश ने उसे उन दोनों के बीच बढ़ती रोज रोज के लड़ाई झगड़े के चलते अलग होने का फैसला सुना दिया था, और जोश जोश में शिवांगी ने भी अलग होने के फैसले को जल्द से जल्द पूरा करने का फरमान जारी कर दिया था और तमतमाते हुए निकल गई थी घर से बाहर कुछ पल के सुकून की तलाश में। लेकिन सुकून तो उसे वंश में ही मिलता था। ये बात कैसे भूल गई वो। उसे तो वंश के बिना कहीं आना जाना, घूमना, कुछ नया खाना, कुछ भी तो नहीं पसंद। सब कुछ तो उसे वंश की मौजूदगी में चाहिए, फिर चाहे गुस्सा हो या प्यार। लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ थी कि गुस्से में दोनों एक दूसरे से बढ़कर है, और इसका ही अंजाम है कि हर वक्त दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बना ही रहता है। और यही गुस्सा आज उन दोनों के अलग होने की वजह भी बन गया। दोनों अपनी अपनी जिद पर ऐठे थे। घर पहुंचकर शिवांगी ने दरवाजा खटकाया और एक ही आवाज पर तुरंत दरवाजा खुल भी गया।
ऐसा लगा जैसे वंश दरवाजे पर ही हाथ जमाए बैठा हो कि शिवांगी जैसे ही आए वो दरवाजा खोल दे। शायद अंदर ही अंदर उसे भी जल्द शिवांगी के लौट आने का इंतजार था, क्योंकि आज तक वो शिवांगी के स्पर्श के बिना सोया नहीं था। उसे आदत सी लग गई थी शिवांगी की, और शायद यही हाल शिवांगी का भी था। तभी वो भी बीच रास्ते से लौट आई। वंश ने जैसे ही देखा शिवांगी ऊपर से नीचे तक बारिशों से भीग गई है, वो भागकर तौलिया लाने लगा। अपने हाथों से शिवांगी के शरीर को पोंछने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शिवांगी ने वंश के हाथ से तौलिया एक झटके में छीन लिया और खुद ही बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद शिवांगी बाथरूम से बाहर आई, लेकिन बारिश में घंटों भीगने की वजह से उसके पूरे शरीर में कंपकपाहट शुरू हो गई और वो बेहोश होने लगी। वंश ने उसे संभाला और कमरे में कंबल से अच्छे से ढककर लिटा दिया। उसके बाद भी शिवांगी की कंपकपाहट दूर नहीं हो रही थी। तभी वंश ने अलमारी के ऊपर से दूसरा कंबल भी निकाल लिया और शिवांगी को चारों तरफ से एक और कंबल से ढकने लगा। अब शायद शिवांगी को थोड़ा राहत थी, और जैसे ही उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, वो तुरंत सो गई। कुछ देर बाद वंश पास के दुकान पर जाकर दूध का एक पैकेट ले आया और उसमें हल्दी और चीनी डालकर गैस पर गर्म करने को रख दिया। बीच बीच में वो शिवांगी के करीब जाकर उसे देखने लगता, उसके मासूमियत भरे चेहरे को प्यार से निहारने लगता, उसकी खूबसूरत आंखों में डूब जाता और उसके होंठों को चूमने के लिए बेचैन हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे दिन भर के झगड़े के बारे में ख्याल आया, वो फिर मायूस सा वर्तमान में लौट आता है। तभी उसे गैस के ऊपर से दूध उबलने की महक आती है और वो भागकर रसोई में जाने लगता है। वंश जल्दी से रसोई में जाकर गैस बंद करता है और शिवांगी के लिए दूध को जल्दी जल्दी ठंडा करने लग जाता है। जैसे ही दूध थोड़ा ठंडा हुआ, वंश शिवांगी को जगाने के लिए उसके करीब जाता है। उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को हटाने लग जाता है। तभी उसका हाथ उसके माथे पर पहुंच जाता है। हड़बड़ाकर वंश शिवांगी का माथा छूता है। शिवांगी का माथा पूरी तरह तप रहा होता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांगी जागती ही नहीं है। कुछ देर बाद जब शिवांगी नहीं उठती है, तो वंश शिवांगी को लेकर पास के अस्पताल में जाता है। वहां डॉक्टर जल्दी से कुछ इंजेक्शन और दवाएं देते हैं, जिसके असर से कुछ घंटों बाद बुखार उतर जाता है। जब शिवांगी कुछ होश में आती है, तो वंश को आवाज देने लगती है। वंश भागकर शिवांगी के पास पहुंच जाता है। शिवांगी वंश का हाथ अपने हाथ में थाम लेती है और एक टक उसकी आंखों में देखती रहती है। दोनों की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगती है। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाते हैं और कुछ दवाएं वगैरह देकर शिवांगी को अस्पताल से जाने की इजाजत दे देते हैं। वंश शिवांगी को मजबूती से थामे हुए घर की ओर ले जाने लगता है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वंश शिवांगी को फिर अपनी गोद में उठा लेता है और घर में उसी तरह प्रवेश करता है जैसे पहली बार उसने उसे गोद में उठाया था। गोद में लिए लिए घर के हर कोने में बिखरी यादों को देखता है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं और दोबारा कभी अलग ना होने की कसम खाते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन अलग होने का ख्याल कभी मन में नहीं लाएंगे। अगली शाम वंश और शिवांगी बाहर घूमने के लिए गए। शिवांगी ने वंश की पसंद की धानी रंग की साड़ी पहनी और अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाने लगी।
क्योंकि वंश को शिवांगी पर हमेशा जूड़ा ही पसंद आता है। लेकिन तभी पीछे से वंश आ जाता है और शिवांगी के लपेटे हुए बाल को खोल देता है। ये क्या किया तुमने वंश? कितनी मेहनत से मैंने जूड़ा बनाया था, अब दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुले बाल पसंद है खुद पर ना, तो तुम खुले बाल रखो आज अपने लिए। लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी मैं कहीं खुले बाल करके तुम्हारे साथ चली जाती थी तो पूरे रास्ते तुम मुझे खुले बालों की शिकायत करते रहते थे कि ये कौन सा बाल बना लिया है। हाँ, लेकिन आज से कोई शिकायत नहीं करूँगा। कभी कभी मेरे हिसाब से भी तैयार हो जाया करो, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा मेरे ही हिसाब से सजो सवरो। अपनी इच्छाएं, अपनी पसंद नापसंद को कभी मेरे लिए खत्म करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार उन्हें भी अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए आज तुम अपने लिए अपने हिसाब से सजो और मैं तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढूं। तभी हमारे बीच प्यार ज्यादा, तकरार कम रहेगी। इतना सुनते ही शिवांगी की आंखों में आंसू छलछला उठे और वो वंश के गले लग गई और उसके माथे को चूम लिया। वंश ने उसका हाथ थामा और बाहर घूमने के लिए निकल गए। बाहर जाकर दोनों एक खूबसूरत से पार्क में बैठ गए। पार्क से कुछ दूर बड़ी सी नदी थी, जिसमें दूर दूर तक बहता पानी ही नजर आ रहा था। दोनों बहुत ध्यान से पानी की जलधारा को देख रहे थे और अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद शिवांगी वंश के कंधे पर सिर रखकर लेट जाती है। क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है शिवांगी? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर ये खूबसूरत नजारा देखना अच्छा लगता है। सच कहा तुमने, जिंदगी में तुमसे ही मेरी खुशियाँ हैं, मेरी मुस्कुराहटें हैं, मेरी जीने की वजह है। सब कुछ सिर्फ तुमसे है। तभी वहीं एक गुलाब बेचने वाली छोटी सी बच्ची उसके सामने से फूलों की टोकरी लिए घूम रही होती है। वंश की नजर उस बच्ची पर जाती है। वो देखता है उस बच्ची को, जो कि करीब 13-14 साल की होगी, लेकिन उसके कपड़ों की हालत कुछ सही नहीं लगती। जगह जगह से वो अपनी बढ़ती उम्र को ढकने की कोशिश कर रही होती है। फिर भी आते जाते लोगों की नजर सिर्फ उसके खुले जिस्म पर पड़ती है। किसी को भी उस जिस्म को ढकने की जरा भी फिक्र नहीं होती। वंश भागकर उस लड़की के पास जाता है और उस गुलाब की कीमत पूछता है। साहब 10 रुपए। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी टोकरी का 2 गुना रुपया दूंगा। वो छोटी सी बच्ची वंश की बात सुनकर बहुत खुश होती है। साहब 48 गुलाब है कुल मिलाकर मेरे पास। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। एक पल को वो लड़की वंश की बातों से घबरा जाती है कि इस तरह रुपए के बदले मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, लेकिन अगले पल शिवांगी उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि घबराओ नहीं, हम तुम्हें ऐसे कहीं नहीं ले जाएंगे, बस वो सामने जो बाजार लगी है वहाँ से कुछ रंग बिरंगे कपड़े तुम्हारे लिए खरीद देंगे। शिवांगी की बात सुन वो लड़की उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है और एक दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है। शिवांगी रंग बिरंगे कपड़ों में से उस लड़की को अपने मनपसंद रंगों को चुनने को बोलती है, लेकिन वो लड़की चुपचाप एक एक कर सारे रंगों को बड़ी उत्सुकता से देखती है, जैसे आज से पहले उसने ये सारे रंग देखे ही नहीं। कपड़ों में कभी रंगों का चयन करना उसने सीखा ही नहीं। जो मिल गया उसे खुशी खुशी पहन लिया और वही पसंदीदा रंग बन गया। किसी तरह उसने चटक पीला, नारंगी और गुलाबी रंग के 3 कपड़े खरीद लिए
और मासूमियत से शिवांगी की तरफ बढ़ा दिए। शिवांगी ने उसके सिर पार हाथ फेरते हुए उसे ये कपड़े सौंप दिए। साथ ही साथ उसके हाथ में 500 का एक नोट भी थमा दिया, ये कहते हुए इसमें से कुछ कपड़े तुम्हारी मेहनत के कमाए हुए पैसे के हैं और कुछ हमारी तरफ से अनमोल तोहफा, बाकी के बचे रुपए से तुम अपने घर की जरूरतों को पूरा करना और ऐसे ही मेहनत करके रुपए कमाना। उस बच्ची के चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कान थी और आंखों में अपार स्नेह। वो लौट गई अपने रास्ते और वंश शिवांगी उसे खिलखिलाते कूदते जाते देख रहे थे। तभी पलटकर वंश ने उन सभी गुलाब के फूलों का गुलदस्ता शिवांगी के हाथ में सौंपते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे माई ब्यूटीफुल वाइफ। और शिवांगी उन फूलों को हाथ में लेते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। दोनों को आज से पहले इस खूबसूरत तरीके से वैलेंटाइन डे मनाने का आनंद आज तक नहीं आया था। आज उन दोनों के चेहरे पर किसी के लिए कुछ खास करने की चमक अच्छे से झलक रही थी और वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पूरी जिंदगी के लिए थामे अपनी खूबसूरत दुनिया में चले जा रहे थे।